Okay, beta. When graph is given to you, it is very easy to read. सारी इंफॉर्मेशन उसमें आपको दिख जाती है कि कौन सा पॉइंट क्या डिपेक्ट कर रहा है, कितना उसका स्केल है, कि किस किस की बात हो रही है ग्राफ में, ठीक है। और अभी जो हम नेक्स्ट जो चैप्टर हम पिक कर रहे हैं दैट इज वेरिएशन। अगर आपको मॉड्यूल नहीं मिला है इट इज ओके, ठीक है। फर्स्ट वी आर डूइंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर, वी आर डूइंग द बेसिक थिंग। एंड आई मस्ट टेल यू ये आपके ग्राफ के चैप्टर से भी इजी कोई चैप्टर है, इट इज इजियर। ग्राफ का चैप्टर किस किस को इजी लगा, हाथ खड़े करो, रेज योर हैंड। वेरी गुड, सिंसियरली हु हैव अंडरस्टूड, प्रैक्टिस किया या नहीं किया लेकिन यू हैव अंडरस्टूड द थिंग। गुड, हैंड डाउन, हैंड डाउन। अभी जो वेरिएशन के बारे में यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट इज इजियर देन ग्राफ चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ओके, अब आपका जो चैप्टर करेंगे दैट इज वेरिएशन, ठीक है। ऊपर हेडिंग लिख लो, वेरिएशन। वेरिएशन वर्ड जो है इट हैज कम फ्रॉम वेरी। वेरी वर्ड, वेरी क्या होता है? वेरी तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, दूसरी बुक्स में भी पढ़ा होगा। वैल्यू वेरी फ्रॉम ईच अदर। आपके जब मार्क्स मिलते हैं आपको, जब आपको अपने आंसर शीट मिलती है, किसी के मार्क्स 87 है, किसी के 72 है, किसी के 75 है, किसी के 69 है, तो वेरी करते हैं ना, मार्क्स वेरी कर रहे हैं, ठीक है ना। यू कैन सी कि किसी के 81 आए, किसी के 79 आए, किसी के 79.5 है, किसी के 81.5 है, ऐसे भी पास पास भी हैं, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इट मीन्स मार्क्स वेरी फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग है। From there, this word has come out that variation. किन्हीं दो चीजों के बीच में वेरिएशन होनी, वेरी करना, एक दूसरे से कहते हैं वो आपस में वेरी कर रहे हैं, इसके बारे में आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। एंड इन द चैप्टर, इन एवरी क्वेश्चन, इन एवरी सिचुएशन वी आर स्टडिंग अबाउट टू थिंग्स साइमल्टेनियसली। तभी तो हमें पता चलेगा ना कि वो वेरी कर रहे हैं। हाँ, छोटे से एग्जाम्पल लेते हैं, अंडरस्टैंड नाउ, ठीक है। जब लिखना होगा मैं आपको बताऊंगी। एवरीबडी लुक से लिसन टू मी। For example, we are talking about you go to market to buy pen. Suppose we have number of pens, ठीक है, and we have cost of pen. Okay, आपके पास you suppose buy 2 pens. आजकल पेन से सस्ते सस्ते वाले भी आते हैं, जेल पेन होते हैं, 10 रुपीज वाले पेन है, मोस्टली वही प्रेफर करते हैं, वो लिखने में भी अच्छे होते हैं। राइट, चिल्ड्रन व्हेन दे गो टू परचेज दे बाय सच पेन। सपोज आपने 2 पेन खरीदे हैं, he says कि this is of 20 rupees. ओके, तो ऑफ कोर्स जब आप 4 पेन्स लेने हैं, 2 लोग गए हो आप, 2 पर्सन हैव गॉन, अगर आपके 4 पेन्स परचेज करने हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? यहाँ पे डबल हो रहा है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे डबल हो रहा है, तो यहाँ भी डबल ही होगा ना। तो 20 + 20 यू विल पे ₹40, राइट। तो आपको बहुत क्लियरली पता चल रहा है, यहाँ पे तो हम लिख रहे हैं बट विदाउट राइटिंग ऑल्सो। वेन यू स्टैंडिंग एट द शॉप, आपको पता है कि अगर मैं एक चॉकलेट बाय कर रहा हूँ तो ₹10 की होगी, 2 चॉकलेट बाय करूंगा तो ऑफकोर्स उसका डबल होगा, राइट। दे आर वेरिंग, कॉस्ट इज वेरिंग। अगर आपकी क्वांटिटी वेरी कर रही है, 2 से 4 हो गई है, तो आपकी कॉस्ट भी वेरी कर रही है, वो 20 से भी 40 हो चुकी है, राइट। Here you are talking about simultaneously number of pens and number of cost of pens. Now they are varying. ओके, फोर, मैंने यहाँ पे 2 पेन्स लिए 20 रुपीज के, अगर आपने 10 पेन्स लिए तब क्या होगा? तब भी उसको 10 टाइम्स करोगे, ठीक है। तो कांस्टेंट ही रहेगा, आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे मेरी जो रेशियो है, इफ आई डू 2/20 दैट इज इक्वल टू 4/40। यू कैन सी हियर कि अगर मैं इसको काटूंगी आई विल गेट 1/10, अगर मैं इसको काटूंगी ये ऑल्सो आई एम गेटिंग 1/10। तो इट मीन्स आपकी वट एवर टेबल यू आर गेटिंग, आपकी रेशियो जो है वो सॉरी सेम ही रहेगी, 1/10 1/10 रहेगी एवरी टाइम।
चाहे आप 4 पेन खरीदो, चाहे आप 10 पेन खरीदो, चाहे 12 पेन खरीदो, आपकी जो रेशियो रहेगी जब आप इनको इस फॉर्म में लिखोगे, हमेशा रेशियो विल बी सेम। तो आपके जो क्वेश्चन है वो किसके ऊपर बेस है? दो चीजों पे बेस है। आपकी नॉलेज जो है वो किसमें आपकी लगनी है नॉलेज? एक तो ये कि दोनों चीजें इंक्रीज हो रही है इकट्ठी या नहीं। दो चीजों की बात हो रही है, नंबर ऑफ पेन्स एंड कॉस्ट। आर दे इंक्रीजिंग बोथ ऑफ देम? ये दोनों इंक्रीज हो रही है, क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है। सेकेंड थिंग क्या नोटिस कर रही है कि वेदर देयर रेशियो, जो हमने जब ऐसे इसको डिवाइड करके देखा, रेशियो निकाली क्वांटिटी और कॉस्ट की, जब हमने रेशियो निकाली तो इज इट कमिंग सेम एवरी टाइम? इज इट कमिंग कांस्टेंट? के कांस्टेंट, नॉट चेंजिंग, 1/10, 1/10, 1/10, चाहे आप उसको 10 बार कर लो, 50 बार कर लो, इट इज कमिंग आउट टू बी 1/10 एवरी टाइम। दैट इज कांस्टेंट रेशियो। Then you say it that it has got a new name. That new name is direct variation. ठीक है, अभी हम लिखेंगे इसके बारे में। अभी थोड़ी बेसिक नॉलेज अपनी अंडरस्टैंड कर लो कि एक छोटा सा हमने एग्जांपल लिया है, वहीं से आपको पता चल रहा है कि if they both are increasing together simultaneously or decreasing together, ठीक है, नंबर ऑफ पेन्स डिक्रीज किए तो कॉस्ट भी डिक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ पेन्स इंक्रीज हुए हैं तो कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है, साइमल्टेनियसली हो रहा है, प्रोवाइडेड उनका रेशियो भी सेम आए। Then we say them they are in direct proportion. Okay, let us write it about direct. थोड़ी सी इसके एग्जांपल करेंगे डायरेक्ट की, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट इसका बताऊंगी कि और क्या है इस चैप्टर में। Let us write it. So variation word has come from vary. ठीक है, continuously something is varying. सारे क्वेश्चन में आपकी वेरिएशन की बात होगी, क्या वो इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। थोड़ी डेफिनेशन लिखो इसकी। बेसिक हैव यू स्टार्टेड दिस इन स्कूल बेटा? क्लास में किया है आपने थोड़ा सा? Yes. ठीक है, then you will understand better. Write down the heading of the chapter, write down the today's date also. Write down first. These are all definition important points. You can say key points. यही की पॉइंट्स विच वी गोइंग टू डू टुडे, यही आपके पूरे के पूरे चैप्टर में यूज होंगे। ठीक है, if the value of if the value of values of two quantities, अंडरस्टैंड भी करो इसको, राइट ब्यूटिफुली and understand. If the values of two quantities depend on each other, why? Because cost किस पे डिपेंड कर रही है कि आपने कितनी क्वांटिटी ऑफ पेन ली, जितनी क्वांटिटी लोगे उस पे डिपेंड करता है कि कॉस्ट कितनी है, राइट? इफ द वैल्यूज ऑफ टू क्वांटिटीज डिपेंड ऑन ईच अदर इन सच अ वे, इन सच अ वे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सच अ वे को अंडरलाइन करो, क्योंकि हमारे पास एक पर्टिकुलर कंडीशन है। वेरी तो कर रही है बेटे, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, हाउ दे आर वेरी, राइट? In such a way that a change in one, that a change in one, of course one quantity की हम बात कर रहे हैं, one causes corresponding change in the other, causes or brings, इजी लैंग्वेज में आपको लिखवा रही हूं मैं, corresponding change in other, change in other, okay? तो corresponding को भी अंडरलाइन करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
देन टू क्वांटिटी जिनकी हम बात कर रहे हैं, देन क्या होगा, टू क्वांटिटीज क्या करेंगे, आर सेट टू बी इन वेरिएशन। इसमें ना इस चैप्टर में बेटा इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। आज जो हम पॉइंट्स लिखेंगे वही पॉइंट आपके पूरे चैप्टर में यूज होने हैं, कुछ नया नहीं आने वाला उसके बाद। अंडरस्टैंडिंग, तो आज अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करो, बेसिक चीजों को अंडरस्टैंड करो। कोई डाउट है खड़े होकर पूछो, ठीक है। वी विल रिवाइज एवरीथिंग विद द एग्जांपल। अभी अभी हमने कॉस्ट ऑफ पेन्स और क्वांटिटी ऑफ पेन्स की बात की थी, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली बात हो रही है, कॉरस्पॉन्डिंग बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही कॉस्ट के बारे में सोचते जा रहे हैं, हम बढ़ रही है, साथ साथ में क्वांटिटी भी हम मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग जो वेरिएशन हो, फॉर एग्जाम्पल इसके साथ एग्जाम्पल अभी आप यू कैन स्पीक अबाउट नंबर ऑफ पेन, number of pens and cost of pen, ठीक है। अभी हम ये नहीं बता रहे कि वो इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, हम ये कह रहे हैं कि दो चीजें ऐसी हैं जो कि साइमल्टेनियसली चेंज होंगी। इसका मतलब है कि वो आपस में क्या है, वेरिएशन में है। ये एक साइंटिफिक वर्ड है, आपको लर्न करना पड़ेगा कि टू थिंग्स आर इन वेरिएशन टू ईच अदर, they are causing change in each other, right? Second point, x and y। अभी हम क्या करते हैं, टू क्वांटिटीज को हम x और y लेते हैं, ठीक है। हर एक चैप्टर में आप पढ़ोगे, हर एक क्वेश्चन में पढ़ोगे कि x एंड y टू थिंग्स है, टू क्वांटिटीज है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। x क्या हुआ, नंबर ऑफ पेन, y क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ पेन, ठीक है। x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अभी आपको मैं ये वर्ड बताऊंगी, प्लीज इसको अंडरलाइन करो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, कि व्हाई दिस वर्ड हैज कम। प्रोपोर्शन आपको क्या बताया, आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन if they increase or decrease together, if they increase or decrease, decrease का भी एग्जाम्पल लेंगे, टुगेदर, टुगेदर को अंडरलाइन करो क्योंकि हमारी कॉरेस्पॉन्डिंग बातें हो रही है। कॉरेस्पॉन्डिंग डिक्रीज करेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज करेगा, ठीक है। टुगेदर in such a manner, in such a way, you can say that x upon y is equal to constant। ये क्या चीज है, कांस्टेंट। तो ब्रैकेट में ये हमेशा सेम रहेगा। जैसे भी हमने 1/10 लिया था, तो आई टोल्ड यू चाहे आप 100 की वैल्यू ले लो पेंस की कॉस्ट की, तो 1/10 ही रहेगा उनका रेशियो हमेशा। इसका मतलब जो हमारी एक्स बाय वाई है वो हमेशा ए कांस्टेंट रहेगी। अब ये जो एक्स बाय वाई इज इक्वल टू के है, इसको आप और भी ऐसे कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि आपके आगे क्वेश्चन में यूज होगा। और x इज प्रोपोर्शनल टू y, मैंने स्पेशली आपको ये साइन बता रही हूँ क्योंकि ये आप साइंस में भी पढ़ने वाले हैं। दिस इज अ न्यू साइन, अगर आपने नहीं पढ़ा प्लीज अंडरस्टैंड इट, विच यू रीड इन साइंस आल्सो, ठीक है। इट शोज, इसका नेम ही है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या बताता है कि कर लो, इसको लिख लो यहाँ पे, और देयर दो सो मेनी वेज, ठीक है। एक मैंने बोली कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फिर उनके वेज क्या है, हाउ डू यू सी देम, थिंग इज दैट
दैट इज x इज इक्वल टू k इंटू वाई। कभी आप इसको इस फॉर्म में देखोगे क्वेश्चन में, कभी इस फॉर्म में देखोगे, कभी ऐसे देखोगे, सबका सेम मीनिंग है। इट टेल्स अस दैट दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, अभी कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे इसके, देन यू विल अंडरस्टैंड। लेट अस राइट एग्जांपल। एनीथिंग यू वांट टू आस्क हियर बेटा? ये टर्म्स थोड़ी सी न्यू है आपके लिए, ये फर्स्ट टाइम आप एक में पढ़ रहे हो। ठीक है, थियोरेटिकल पार्ट करते हो तो आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, मे बी थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बट जब आप क्वेश्चन में अप्लाई करोगे, क्वेश्चन में आपने ये चीजें अप्लाई करनी है, ये अप्लाई करोगे कि उनकी रेशियो कांस्टेंट होनी चाहिए, या फिर उनका जो एक्स इज इक्वल टू के वाई है वो होना चाहिए। एक ही बात है ना, व्हेन यू डू लाइक दिस, इसको करोगे तो वो सिंपल ही आएगा। If in any question you show कि x is equal to some constant into y है, तभी वो डायरेक्ट में होगी। जब कभी शो करोगे कि x upon y is equal to कोई कांस्टेंट टर्म आ रही है, सारी रेशियोज इक्वल आ रही है, देन आल्सो दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, एंड दिस इज सिंबल, ये जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, दिस इज सिंबल ऑफ रिप्रेजेंटिंग कि x जो होगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के y होगा। वो आप साइंस की बुक्स में भी कभी देखोगे, ये साइन का भी यूज किया जाता है। ओके, लेट अस राइट डाउन एग्जांपल्स ऑफ दिस। आई एम राइटिंग हियर ओनली। कैन यू टेल मी एनी एग्जांपल? सोच के बताओ जरा। फर्स्ट एक हमने वो किया था कि नंबर ऑफ पेंस इंक्रीज होंगे तो कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। यस, कोई और एग्जांपल ए सेक्शन से? मैं एक और एग्जांपल दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल, लेंथ ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो क्या ये आपका डायरेक्ट है? वेरी डायरेक्टली, रेज योर हैंड। सोच के बताओ कि अगर लेंथ आपकी स्क्वायर की चेंज होती जा रही है, तो क्या उसका पेरीमीटर भी इंक्रीज होता जाएगा साइमल्टेनियसली, कॉरेस्पॉन्डिंगली? यू कैन टेल मी। क्या वो होगा? बड़ा आपका स्क्वायर होता जाएगा, उसका पेरीमीटर जो है वो भी बड़ा होता जाएगा। विल इट हैपन लाइक दिस? यस। कोई डाउट ही नहीं है। अगर आप ड्रॉ करो या ना करो, आपको फॉर्मूला से ही पता है। फॉर्मूला से ही आपको पता है कि उनकी जो है जो हमेशा जो है वो रेशियो सेम आए, राइट? बिकॉज रीजन लिखो यहाँ पे, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। एक तो आप ये इमेजिन कर रहे हो कि हम ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे कैलकुलेट करके कि वो आता है कि नहीं आता, है ना? क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कैसी लेंथ है, क्या उसका कैलकुलेट करके क्या पैरामीटर आएगा, वो तो बात की बात होगी। पर जो चीज बिल्कुल आपको सामने ही दिख रही है, दैट वी कैन से श्योरली ये ग्रेजुएशन में होगा। हाउ? लेट अस टेक एग्जांपल। ठीक है, अब आपका पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? बिकॉज लिखो यहाँ पे, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, ऑफ स्क्वायर क्या होता है? इक्वल टू 4 इंटू साइड, 4 इंटू लेंथ, यही होता है आपका। तो इसका मतलब अगर मैं लिखूं यहाँ पे P इज इक्वल टू 4 इंटू एस, तो क्या P बाय एस विल रिमेन 4 ऑलवेज? विल इट रिमेन 4? हम यहाँ पे क्वेश्चन में पैरामीटर और लेंथ की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं पैरामीटर और साइड का अगर मैं रेशियो लूं, क्या वो एवरी टाइम 4 आएगा? आपको फॉर्मूला में दिख रहा है कि आएगा, तो ये सिंपल काम। ठीक है, फॉर्मूला दिस इज अ फिक्स फॉर्मूला कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर जो है 4 टाइम साइड ही रहना है हमेशा। ऐसा नहीं होगा कि वो बड़ा स्क्वायर हो गया तो 4 की बजाय 14 आ गया या फिर 10 आ गया। स्मॉल स्क्वायर है तो 4 की वैल्यू और छोटी होगी, नो।
4 will remain constant. इसका मतलब है कि whatever length you take, whatever perimeter you take, of course length पे डिपेंड करता है वो, तो इसका रेशियो जो है वो कांस्टेंट ही आएगा. That's why it is sure that they are in direct proportion. Okay? थोड़ा सा इसके बारे में और सोचो और मेरे को थोड़ा सा अपने वर्ड में एक्सप्लेन करो जिसको बहुत अच्छे से समझ आ चुका है. Today we are doing the this understanding part of the chapter. फिर आपके क्वेश्चन भी इजीली हो जाएंगे. ये जो अभी हमने एग्जांपल लिया है लेंथ और पैरामीटर वाला, इसमें कौन सी 2 चीजें आपने ऑब्जर्व करनी है? पहले तो मुझे ये बता दो कौन सी 2 चीजें यू आर ऑब्जर्विंग व्हिच आर टेलिंग यू कि यस दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्योंकि वही चीजें आपने क्वेश्चन में भी ऑब्जर्व करनी है. फ्रॉम बी सेक्शन रोल नंबर 5. वेरी गुड. माइक के पास आ जाओ. मेरे को ये बता दो कि यहाँ पे कौन सी 2 चीजें आपको बता दी है कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है. एक चीज तो सामने दिख रही, कोई एक चीज बता दो. सेकंड चीज आई विल हेल्प यू. वेरी गुड. अपने वर्ड में बताओ. डरना नहीं है. अभी हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर को ना बहुत अच्छे से. अच्छा है बल्कि टुडे वी हैव गॉट दिस वे टू अंडरस्टैंड. हमेशा क्वेश्चन क्वेश्चन तो करते ही रहना है आपने. यू डोंट नो. कोई एक चीज बता दो. अभी अभी जो हमने लिखी है यहाँ पे 2 चीजें क्या ऑब्जर्व की है, ये पूरी क्वेश्चन की फॉर्म में आपको आ जाता है. तो ये कौन सी 2 चीजें आप ऑब्जर्व कर रहे हो इसके अंदर कंफर्म करने के लिए कि ये डायरेक्ट में है. ओके बैठो. इट इज ओके. प्लीज लिसन टू इट केयरफुली फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल. ओके. फ्रॉम एफ सेक्शन रोल नंबर 15. अगर दोनों नहीं पता तो एक बता सकते हैं. डायरेक्ट क्रिएशन में देखने के लिए आपको क्या चीज देखनी है, नोटिस क्या करना है आपको. आई एम आस्किंग दैट. You also don't know. Please sit down. F section से anybody who has understood, girls, boys, anybody. अपने वर्ड्स में बता दो कि मेरे को एक चीज समझ आ चुकी है. जिसको एक भी समझ आ गया ना वो भी आ जाओ कि आई हैव अंडरस्टूड कि एक चीज मैंने ये देख ली तो ये चीज मुझे बता रही है कि ये डायरेक्ट में है. बी सेक्शन. यू हैव फियर इन माइंड. आप ओपनली आओ मेरे पास. थोड़ा गलत होगा तो आई कैन हेल्प यू. ठीक है. एक दिन में तो ये चैप्टर नहीं समझ आ सकता ना. Ma'am, increase in one value also causes increase in second value. Yeah. So key section that girl is speaking. थोड़ा loudly बोलोगे बेटा. Ma'am, increase in one value also causes increase in second value. Yeah. She said कि we see कि if one is increasing, other is also increasing. One कौन सी किसकी बात हो रही है? हमारे यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में पैरीमीटर और लेंथ की बात हो रही है. 2 चीजों की बात हो रही है. 2 क्वांटिटीज. आपको शुरुआत में यही लिखवाया गया कि 2 क्वांटिटी. 2 क्वांटिटीज में क्या क्या है? पैरीमीटर एंड लेंथ. एक चीज आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि बोथ आर इंक्रीजिंग. दोनों का एरो जो है वो ऊपर है. एक इंक्रीज हो रही है दूसरी भी इंक्रीज हो रही है या दोनों डिक्रीज होंगी. पैरामीटर अगर डिक्रीज हो रहा है साइज उसका छोटा हो रहा है तो लेंथ भी छोटी होगी. ये तो आपको पता चल गया कि साइमल्टेनियसली कॉरेस्पॉन्डिंग हो रहा है. या तो दोनों इंक्रीज हो रही है या फिर दोनों डिक्रीज हो रही है. ये एक पार्ट हुआ क्वेश्चन का जो आपने ऑब्जर्व किया. सेकंड पार्ट क्या हुआ और क्या ऑब्जर्व किया आपने? हाँ जी आगे बेटे. यस डी सेक्शन से.
दूसरी चीज आपने ये ऑब्जर्व की है कि आपकी जो रेशो है P/L इज इक्वल टू कांस्टेंट। लिख लो इसको। ये दो चीजें आपने ऑब्जर्व की है। ओके, प्लीज राइट डाउन एवरीबॉडी। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है इसको लिख लो। हर एक क्वेश्चन में आप ये दो चीजें देखोगे, ये दोनों चीजें एग्जिस्ट हो रही हैं तो वो आप कंफर्म बोलोगे कि यस दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, अदरवाइज नो। इसको अपने वर्ड में शॉर्ट फॉर्म में लर्न करने के लिए ऐसे ही लिखो जैसे मैंने लिखा है ऊपर। दोनों एरोज या तो ऊपर जा रहे हैं या फिर नीचे आ रहे हैं, सेम ही डायरेक्शन में है। राइट डाउन वन मोर एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, आज हम डायरेक्ट की बात ज्यादा करते हैं ताकि एक चीज आपको कंफर्म हो जाए, यू आर कॉन्फिडेंट कि डायरेक्ट का क्वेश्चन कोई भी मेरे से पूछ लो, आई विल बी एबल टू डू। राइट डाउन circumference of circle and radius of circle। आपने ये पढ़ा हुआ है सर्कल के बारे में। सर्कमफ्रेंस का एग्जांपल आपको पता है, ये क्या होता है 2πr। लिख लो इसके साथ, सर्कमफ्रेंस 2πr होता है और r क्या होता है रेडियस। आपने पढ़ा हुआ है, रिकॉल कर लो, शॉर्ट फॉर्म में लिख लो उसके नीचे। whenever you draw a circle, आपको पता है कि किस पे डिपेंड करता है वो कि उसका रेडियस क्या है। ठीक है, स्मॉल सर्कल होगा, स्मॉल रेडियस है, मान लो मैंने r1 ले लिया तो उसका क्या होगा 2πr1। एक और मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया थोड़ा सा बिगर, मान लो उसका रेडियस r2 है, देन इसका क्या हो जाएगा पैरामीटर 2πr2। जैसा रेडियस होगा वैसे ही उसका पैरामीटर होगा। राइट, again in this example we are studying about two things simultaneously। कौन कौन सी दो चीजें हैं? एफ सेक्शन से, ई सेक्शन से पहले मुझे बताया था है ना किसी ने। एफ सेक्शन लास्ट गर्ल मिडल रो, प्लीज आगे आगे बेटा। डोंट वरी, अगर थोड़ा सा कुछ परफेक्ट नहीं भी हुआ ना, आंसर डजंट मैटर। जितनी आप मेरे से डिस्कस करोगे एक टॉपिक को उतनी ज्यादा आपको समझ आएगी। Yes. यस बेटा, डू यू फील कि दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन? यहाँ पे कौन सी दो चीजों की बात होगी पहले तो ऑब्जर्व करो, विच टू थिंग्स वी आर टॉकिंग अबाउट। Circumference and radius. दो की बात हो रही है। आर दे इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन? अब आप सोचोगे मुझे आंसर तो पता नहीं है इसका, है ना। थिंक इन दिस वे, इस वे से इसको सोचो, इमेजिन करके। ये दो पॉइंट हमें चूज करने हैं। अगर ये दो पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं तो आप बोलोगे कि यस दे आर इन डायरेक्ट रिलेशन, दे आर डायरेक्ट प्रोपोर्शन। थोड़ा सा सोच के बताओगे क्या वो डायरेक्ट में होंगे? ओके, क्या ये दोनों इंक्रीज करेंगे जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा? क्या वो पेरीमीटर भी बढ़ेगा, इसका सर्कमफेरेंस भी बढ़ेगा? Yes. तो क्या वो साइमल्टेनियसली डिक्रीज भी होंगे? रेडियस छोटा होगा तो उसका सर्कमफेरेंस भी छोटा होगा। यस, कोई डाउट नहीं है उसमें। नेक्स्ट थिंग, बी पॉइंट वी आर थिंकिंग ऑफ कि क्या वो हमेशा सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा? जैसे जैसे मैं रेडियस बढ़ाऊंगी क्या उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी सर्कमफेरेंस की? सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr। 2πr का मतलब क्या है 2r इंटू पाई, राइट। तो क्या मैं सर्कमफ्रेंस बाय 2r जब लेती हूँ क्या वो पाई रहेगी हमेशा?
ओके सिर्फ बेटा बैठो। अब प्रॉब्लम आपको ये आ रही है कि हम रेशियो किसकी देख रहे हैं। रेशियो किसकी आपने देखी, ये नहीं सोचना कि हमने ऊपर किसको रखना है नीचे किसको रखना है। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की माइंड से निकाल दो, वो तो हम बाद में देखेंगे। पहले आप ये देखो कि जब हम सर्कमफ्रेंस बाय डायमीटर करते हैं, क्या उसकी कांस्टेंट आ रही है पाई वैल्यू। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला तो हमेशा वो पाई रहेगा ना, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो इन डायरेक्ट रिलेशन। अभी मैं एक प्रॉपर एग्जांपल करते हैं, दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। लेट अस डू वन एग्जांपल फुल by writing the table. ठीक है, आज हम सिर्फ डायरेक्ट की बात करेंगे। लेट अस डू वन एग्जांपल, फिर आपको और क्लैरिटी होगी। Now you can apply such thing in the question. Make a table. यहाँ पे लिखो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है आपका डायरेक्ट वेरिएशन का ही लिया है मैंने, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, जिसके बारे में वी आर अंडरस्टैंड। ठीक है, राइट डाउन कॉस्ट ऑफ कार पार्किंग इन अ मॉल। कोई मॉल में आप जाते हो, ठीक है, मॉल में जो है वो कार पार्किंग की कॉस्ट की बात कर रहे हैं, उसका हमारे पास एक टेबल बना हुआ है। प्रॉपर ये क्वेश्चन है जो आप क्वेश्चन अपने बुक में भी करते हैं, ठीक है। इसमें इमेजिन नहीं कुछ आपको करना पड़ेगा, सब कुछ सामने ही दिखेगा। राइट डाउन, यहाँ पे आपकी आ जाएगी आर कि कितने आर के लिए आपने कार खड़ेगी वहां पे, और नीचे आपकी आएगी कॉस्ट ऑफ पार्किंग। ठीक है, स्केल की जरूरत नहीं है, तो आप एक टेबल बना लो। This table is given in the form of question. क्वेश्चन आपको दिया होगा, तो इट इज गिवन दैट कि अगर आप 4 आवर्स के लिए खड़ा करते हो, तो आपको जो कॉस्ट है वहां पे फिक्स कॉस्ट है, ठीक है, दैट इज 60 रुपीज। अगर आप 8 आवर्स के लिए खड़ा करते हो, तो आपको 100 रुपीज देने पड़ेंगे। अगर आप 10 आवर्स के लिए खड़ा करते हो या 12 आवर्स के लिए खड़ा करते हो, तो आपको 140 रुपीज देने पड़ेंगे। अगर आप 24 आवर्स के लिए खड़ा करते हो पार्किंग में, तो आपको 180 रुपीज देने पड़ेंगे। ये आपका क्वेश्चन है। प्लीज रिमेंबर कि क्वेश्चन के बारे में हम डायरेक्ट बताने से पहले दो चीजें ऑब्जर्व करेंगे, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि कैसे हम देखते हैं। ठीक है, अब हमने ये चेक करना है, check that cost is directly proportional to the parking hour। आपको ये चेक करना है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। दो चीजों की बात हो रही है, आपको पता है, टेबल से पता चल रहा है, टाइम की बात हो रही है और हमारी पार्किंग की बात हो रही है। अब हमारा ये जो है बिफोर टेलिंग की वो डायरेक्ट में है कि नहीं है, पहले हमने अपनी एक रफ काम करना है, या फिर सामने भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने यही बताना है कि वो यस है या नो। ओके, तो हम इनकी रेशियो लेते हैं। लेट अस टेक, हमें ये तो पता है कि दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, कि कॉस्ट भी इंक्रीज कर रही है और आर्स भी इंक्रीज कर रहे हैं। ये तो हमारे एरो जो है वो दोनों ऊपर जा रहे हैं, आपको दिख रही है वन इंडिकेशन। दोनों पार्ट में से आपका एक पार्ट तो बहुत क्लियर है कि दोनों इंक्रीज कर रहे हैं। अब हमने सेकेंड पार्ट ये बताना है कि क्या वो उनकी रेशियो सेम आ रही है।
तभी हम क्वेश्चन का आंसर जो है कंफर्म करेंगे, अदरवाइज नहीं। ओके, लेट अस चेक इट। 60/4, let us see what is coming। 60/4, काटो इसको, निकालो कितना आ रहा है, रेशियो निकालो इसकी। चाहे वो फ्रैक्शन में आ रही है कोई बात नहीं, पूरा नहीं कट रहा है तो भी कर सकते हो, अगर कट रहे तो भी ठीक है। 15/4, 15, right? 60/4 is coming 15. Then we check for 100/8. Let us check for all. रेशियो चेक करो सबकी। 100/8, (25/2). आगे तो हमने क्या करना है, यहीं से पता चल रहा है कि दे आर नॉट मैचिंग विद ईच अदर। ठीक है, फर्स्ट टू से ही आपको पता चल गया कि दे आर नॉट मैचिंग। इफ दे आर नॉट मैचिंग,